आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा रीतिकाल। प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल हिंदी साहित्य में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कालखंड है जो लगभग सन 1700 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ। इस काल में हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इस काल की अधिकांश कविताएं दरबारी कविताएं हैं। राजाओं के लिए, बादशाहों के लिए लिखी गई, दरबारों के लिए लिखी गई। इन कविताओं का आम जनता से कोई सरोकार नहीं था। ये कविताएं अधिकांशतः राजाओं को खुश करने के लिए, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए लिखी गई, आम जनता के लिए नहीं लिखी गई। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग जो है वो पद्धति के लिए होता है, परंतु वास्तव में रीति का प्रयोग काव्यांग निरूपक के अर्थ में होता है। यानी काव्यांग, काव्य के जो अंग हैं उनके निरूपण के लिए रीति का प्रयोग किया जाता है। रीति शब्द जो है वो काव्यांग निरूपण के लिए ही होना चाहिए। रीति काल के काव्य को वास्तव में संस्कृत साहित्य से प्रेरणा मिली थी और संस्कृत साहित्य से ही प्रेरित होकर ये लिखा गया था। इस काल में अनेक आचार्य हुए। ये नहीं था कि केवल दरबारों के लिए ही काव्य रहा, केवल राजाओं महाराजाओं को खुश करने के लिए ही काव्य रहा, अपितु इस काल में अनेक आचार्य हुए जिन्होंने काव्यांगों को लेकर अनेक ग्रंथों की रचनाएं की है। इस काल के कवियों का मुख्य छंद कवित, सवैया, दोहे आदि रहे। ज़्यादा प्रयोग कवित, सवैये और दोहे का ही रहा। श्रृंगार की प्रधानता रही और मुक्तक रचनाओं का युग था। प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। इस काल में केशवदास, मतीराम, बिहारी, भूषण, चिंतामणि, देव, सूरती मिश्र, कुलपति मिश्र, टीकाराम, गवाल, अनेक कवि हमें देखने को मिलेंगे। इसी काल में आप लोग बोधा, आलम, द्विजदेव, इन सब को देखेंगे। ये काल हिंदी साहित्य के लिए एक अनुपम निधि है जिसे ब्रज भाषा का, या कहिए कि ये काल जो है ये ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल है। ये ललित कलाओं का स्वर्णिम काल है। ये काल हमें बहुत कुछ सिखाएगा और परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस काल से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा रीति काल का प्रवर्तक कौन है, रीति शब्द का अर्थ क्या है, रीति की प्रथम रचना क्या है, रीति की अंतिम रचना क्या है, रीति काव्य नाम किसने दिया या रीति काल नाम किसने दिया, रीति काल का नामकरण क्या है, किन किन आधारों पर हुआ। ये सब क्वेश्चन आपको इस कक्षा में पढ़ाए जाएंगे, इनके बारे में समझाया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका और कलम को संभाल कर बैठ जाइए। जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएं उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे मनोयोग से सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा रीतिकाल। रीतिकाल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीतिकाल का समय क्या है। रीतिकाल का समय लगभग 1700 संवत से 1900 संवत यानी कि वर्ष 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। ये 200 वर्षों का समय, ध्यान से देखिएगा, पूरे 200 वर्षों का समय है जो अति महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है। इसी कालखंड को रीतिकाल कहा जाता है हिंदी साहित्य में। और रीति का अर्थ है पद्धति। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी कि रीति का अर्थ है पद्धति। पद्धति अर्थात काव्यांग निरूपण के प्रयोग की पद्धति। किसकी पद्धति विद्यार्थियों? काव्यांग निरूपण के प्रयोग की पद्धति। काव्यांग निरूपण, आप सभी जानते हैं काव्यांग निरूपण का क्या मतलब हुआ कि काव्य के अंगों को निरूपित करने की पद्धति। काव्यांग निरूपण की पद्धति, ध्यान रखिएगा, शब्द मैंने आपको बताया है काव्यांग निरूपण। वास्तव में रसों से अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, या कहिए कि नायक नायिकाओं की क्रीड़ाओं का वर्णन, अलंकारों का, छंदों का, इन सबों का विवेचन करते हुए, इनके आधार पर इनके लक्षण बताते हुए अनेक काव्यों की प्रधानता के कारण इस काल को रीति काल कहा गया है। फिर से सुन लीजिएगा, छंद, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि, शब्द शक्तियाँ, नायिका भेद, अनेक काव्यांग का विवेचन करते हुए, उनके लक्षण बताते हुए, उनकी जानकारियां देते हुए जिस काव्य की रचना की गई
वो रीतिकाल कहा गया, उस समय को रीतिकाल कहा गया जिस समय में इस तरह के काव्य की रचना की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा कि रीति कोई ऐसी पद्धति है जो हमेशा हमें काव्य शास्त्र की तरफ प्रेरित करती है, काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बात आती है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। रीतिकाल का प्रवर्तक, अगर हम बात करें कि रीतिकाल का प्रवर्तक, तो अनेक लोग अनेक तरह से रीतिकाल का प्रवर्तक बताते हैं, जिसमें हमें अनेक लोग देखने को मिलेंगे कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों के नाम बताए हैं। किसी ने चिंतामणि बताया है, तो किसी ने सेनापति बताया है, और किसी ने केशव को बताया है। तो ये झगड़ा हमेशा से बना रहा है कि रीति का प्रवर्तक कौन है। कोई चिंतामणि कहता है, किसी ने सेनापति को मान लिया है, और किसी ने केशव को मान लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं आज कि रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है, वास्तव में रीतिकाल का प्रवर्तक है कौन। रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने माना है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। और मिश्र बंधुओं ने किसको माना है? सेनापति को मान लिया है। सेनापति को किसने मान लिया है? मिश्र बंधुओं ने। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा कि सेनापति को मानते हैं मिश्र बंधु और केशव को मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सेनापति को मिश्र बंधु और केशव को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य में रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल ने तो चिंतामणि से प्रभावित होकर अपनी एक रचना का नाम चिंतामणि ही रख दिया है। अपने निबंध संग्रहों का नाम चिंतामणि ही उन्होंने रख डाला है। आचार्य शुक्ल चिंतामणि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनकी रचनाओं को रीतिकाल की प्रारंभिक रचनाएं मानते हुए उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है। तो अब बात आती है कि सर्वमान्य रूप से कौन सा ऐसा कवि है जिसको हम ये कह सकें कि ये रीतिकाल का प्रवर्तक है। परीक्षा में तो यही आता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, या मिश्र बंधु ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है, तो उस आधार पर आप इसका निर्धारण कर सकते हैं अलग अलग नामों से। परंतु अगर केवल क्वेश्चन पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तब तो आप लोगों को केवल एक ही नाम चुनना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का निर्धारण हम करते हैं कि सर्वमान्य रूप से केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो सर्वमान्य रूप से किसको रीति का प्रवर्तक माना गया है? केशव दास को। और किसने बताया है हमें? ये बताया है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वमान्य रूप से केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है? रीतिकाल का। और किसको माना जाता है? केशव दास को ही। तो एक नाम अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, तो चिंतामणि को, मिश्र बंधुओं ने सेनापति को, और डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास जी को माना है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लें। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब आपसे बातें करते हैं कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं, रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं क्या हैं, देखिएगा, रीतिकाल जो है वह श्रृंगार की प्रधानता का युग है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपसे बातें करते हैं कि रीतिकाल का विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। रीतिकाल के विभाजन के लिए सबसे बढ़िया कार्य जो है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो रीतिकाल को अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से जो संबोधित किया है, या कहिए कि सर्वमान्य रूप से जिसको माना जाता है, वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का विभाजन माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 वर्गों में रीतिकाल के कवियों को बांट दिया है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरे हैं रीति मुक्त कवि, और तीसरे हैं रीति सिद्ध कवि। पहले रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति मुक्त कवि, और तीसरे रीति सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कौन है, और रीति सिद्ध कौन है, इस बात का निर्धारण करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से इनके नाम दिए हैं, अलग अलग तरह आधारों पर इनको बांटा है। पहला है रीतिबद्ध कवि।
यानी कि वे कवि जो लक्षण ग्रंथों की रचनाएं करते हैं, जो रीति का पालन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचनाएं करते हैं, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। लक्षण ग्रंथों की रचना, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, लक्षण ग्रंथ किन किन कवियों ने इस कालखंड में रचे हैं, उनमें से केशव हैं, चिंतामणि हैं, पतिराम हैं, सेनापति हैं, कुलपति मिश्र हैं, भिखारी दास हैं, भूषण हैं, देव हैं, जसवंत सिंह हैं, रसलीन हैं, सोमनाथ हैं, दूल्हे हैं। इस प्रकार के अनेक कवि हैं जिन्होंने रीतिबद्ध काव्य परंपरा का निर्वहन किया है, या कहिए कि लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की है। फिर से बता रहा हूँ कौन कौन से कवि हैं। मुख्य रूप से ये कवि जो हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं। अब बात करें रीति मुक्त कवि कौन से हैं। वे कवि जिन्होंने रीति की परंपराओं से इत्र हटकर काव्य रचा है, यानी कि है तो रीति काल में ही, ध्यान से सुनिए, है तो वो इस रीति काल के अंतर्गत ही, यानी कि उनका समय जो है और समय सीमा जो है वो संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक, यानी कि अगर सन की बात करें तो सन 1643 से 1843 तक के बीच में निर्धारण होता है उन कवियों का भी। तो उनको कहा गया रीति मुक्त। इन्होंने रीति की परंपराओं में से कोई किसी तरह का लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, परंतु इस कालखंड में होने के कारण और रीति की कुछ एक बातों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं, तो उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है, जिसमें आलम, बोधा, द्विजदेव, ठाकुर, घनानंद जैसे बड़े बड़े कवि आपके नाम आते हैं। तीसरा है रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने रीति की परंपराओं का निर्वहन तो किया, रीति की परंपराओं को माना तो, परंतु किसी तरह के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। रीति की सभी परंपराओं का पालन किया है, कोई एक दो परंपरा नहीं, सभी परंपराओं का पालन किया है, परंतु उन्होंने किसी भी तरह के लक्षण ग्रंथों की रचनाएं नहीं की हैं। वे सारे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं, जिसमें बिहारी, रसनिधि, पजनेस, निवास आदि का नाम आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलता है, जिसमें रीतिबद्ध कवियों के नाम, रीति मुक्त कवियों के नाम या फिर रीति सिद्ध कवियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। ये जितने भी नाम हैं जो मैंने आपको बताए, ये सभी नाम आपको परीक्षाओं के लिए याद रखने चाहिए। इनको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से भी जरूर आता है। आज जितनी भी चर्चा रीतिकाल पर हो रही है वो महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। आपसे हम चर्चा करते हैं रीतिकाल की विशेषताओं की। रीतिकाल में कैसा काव्य रहा, क्या परंपराएं थी, क्या प्रवृत्ति थी, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, रीतिकाल के अंदर श्रृंगार की प्रधानता थी। श्रृंगारिक काव्य लिखा गया सारा का सारा, अधिकांश जो है वो श्रृंगारिक काव्य रहा। और बहुत बार पूछा जाता है कि रीतिकाल के अंतर्गत ज़्यादातर किस प्रकार के काव्य की भरमार है, तो श्रृंगारिक काव्य की भरमार है। रीतिकाल के अंतर्गत इस युग में श्रृंगारिक काव्य की प्रधानता रही, श्रृंगारिक काव्य रचा गया। दूसरा, इस काल के अंतर्गत मुक्तक रचनाएं ज़्यादा रही, यानी कि प्रबंध काव्य के मुकाबले मुक्तक की रचना ज़्यादा हुई। यह काल दरबारों का काल था, राजाओं के आश्रित कवियों का काल था, या ये कह लीजिए कि इस काल के ज़्यादातर कवि राज आश्रित थे। इसलिए उन्होंने आम जनसाधारण को ध्यान में रखकर कविताओं की रचना न करके दरबारों को ध्यान में रखकर रचनाएं की, राजाओं को खुश करने के लिए रचनाएं लिखी। इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, और इसके अंदर चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता जो है वो आम जन से दूर हो गई थी, कविता साधारण जनता से विमुख हो गई थी। इस काल की रचनाओं में आप लोगों को ललित कलाओं का स्वर्णिम दौर दिखाई देगा। ललित कलाओं के लिए ये जो दौर था वो एक स्वर्णिम दौर था। रीतिकाल ललित कलाओं का स्वर्णिम युग रहा है। उसमें नृत्य हो, गायन हो, संगीत हो, या इस तरह का साहित्य, श्रृंगारिक साहित्य लिखने की बात हो, तो इस दौर में सभी प्रकार की ललित कलाओं को
स्वर्णिम दौर से गुजरना पड़ा। ये उनके लिए बेहतरीन समय था। इससे अच्छा समय हिंदी साहित्य में ललित कलाओं के लिए कभी भी नहीं आया। इस काल की रचनाओं में मुख्यतः कवित्त, सवैये, दोहे आदि लिखे गए। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि घनानंद के जो दोहे या कविताएं गे तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बढ़िया रचनाएं उन्होंने की हैं। तो इस दौर का मुख्य छंद जो है कवित्त, सवैये और दोहा रहा है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस दौर में सबसे बढ़िया कविता और सवैये लिखे गए हैं, तो रीतिकाल है। इस काल की कविता मैंने आपको बता दी है कि बड़ी महत्वपूर्ण है और ये एक दरबारों की कविता है, जनता की कविता नहीं थी। साहित्य पर श्रृंगारिकता छाई हुई थी, कला व चित्रण का अद्भुत मेल था। साहित्य श्रृंगार और कला व चित्रण से अद्भुत रूप में दिखाई दे रहा था। रीति का मुख्य काव्य मानसल श्रृंगार था। ध्यान से सुनिएगा, रीति का मुख्य काव्य मानसल श्रृंगार था। मानसल श्रृंगार यानी कि दैहिक श्रृंगार की प्रवृत्ति इस युग में पाई गई, आत्मिक श्रृंगार की प्रवृत्ति इस युग में नहीं पाई गई। इसीलिए इस युग को धार्मिक आधार पर, उसकी धार्मिकता के आधार पर इस काल को पतन का युग भी कहा जाता है। इसे किस आधार पर इसे पतन का युग माना गया है? धार्मिकता के आधार पर इसे पतन का युग भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, इसे याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसे याद रखें। धार्मिकता के आधार पर किस युग को पतन का युग माना जाता है? वो है रीतिकाल। और आपको रीतिकाल का आइडिया हो गया होगा किस प्रकार का रीतिकाल रहा है, किस प्रकार की रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई, किस प्रकार का काव्य रीतिकाल में रहा। ये सब बातें आप लोगों ने अभी सुनी हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो रीति को लेकर हैं, तो उन सब की चर्चाएं मैं आपसे करूंगा। जैसे रीतिकाल के अंदर रीति काव्य का आलंबन क्या है, रीति काल में रीति का आलंबन क्या है, रीति का उद्दीपन क्या है, सबसे कम काम किस पर हुआ, सबसे ज़्यादा काम कहाँ हुआ रीति में। तो ये सब चर्चाएं भी आपके लिए मेरे पास हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, मनोयोग से सुनिए और एक भी प्रश्न, एक भी बात इस विषय की, इस टॉपिक की रह ना जाए जो आपकी परीक्षा में आए और आपके पास ना हो, आपने ना पढ़ी हो, आपको आती ना हो। आपके लिए बड़े ध्यान से पढ़ने का अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है कि आप पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए विषय पर आते हैं। रीतिकाल को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? फिर कह रहा हूं, भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा ने रीति काव्य को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीकता का काव्य किसने कहा है? विलोचन। रीति काल के कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है? उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। रीति काल के कवियों की प्रतिभा को गुंडेपन व सौदेपन की हरकत किसने माना है? उत्तर है मार्कंडेय वाजपेयी। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकालीन कवियों की प्रतिभा को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत माना है। रीतिकाल में काव्य का आलंबन क्या है? प्रभु भक्ति या नायक नायिका प्रेम? तो मुझे विश्वास है विद्यार्थियों आपके मन में आ गया होगा, क्योंकि श्रृंगारिकता में प्रभु भक्ति तो कम ही मिलती है, ज़्यादा तो नायक नायिका का प्रेम ही मिलता है। इसलिए रीतिकाल के काव्य में आलंबन यानी कि काव्य का आधार नायक नायिका के प्रेम को माना गया है। रीतिकालीन काव्य में उद्दीपन किसे माना गया है? प्रकृति चित्रण को। रीतिकालीन काव्य में उद्दीपन का कार्य प्रकृति चित्रण ने किया है। इस काल में सबसे कम काम किस काव्यांग पर किया गया है? तो उत्तर है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति पर यहाँ सबसे कम काम किया गया है। इस दौर में शब्द शक्ति पर सबसे कम काम हुआ है, बिल्कुल भी ना के बराबर काम किया गया है। केवल इस पर काम देव ने किया है, बाकी किसी भी रीतिकालीन कवि ने शब्द शक्ति पर कोई काम नहीं किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
ये सब प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आपके लिए पूछे जाते हैं, बहुत बार आपसे पूछे भी गए हैं और आप लोगों ने इनका अध्ययन किया होगा, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में इनको लिख लिया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एक अंक पक्का हो जाएगा यहाँ से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब एक बात करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के बारे में क्या कहा है। वासना का सागर ऐसे प्रबल वेग से उमड़ रहा था कि शुद्धिवाद सम्राट के सभी निषेध प्रयत्न उसमें बह गए। अमीर उमराव ने उनके निषेध पत्रों को शराब की सुराही में गर्क कर दिया। विलास के अन्य साधन भी इस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस काल के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र की लिखी हुई बात पूर्णतः सही है कि राजाओं ने जितने भी समाज को सुधारने के, अपने दरबारों को सुधारने के काम किए वो बिल्कुल अपर्याप्त थे, किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं थे, किसी भी तरह से उनसे काम नहीं हो पा रहा था और वो कार्य इतने तुच्छ थे कि उनसे आगे लोग नहीं सोच पा रहे थे और वो सारे प्रयास अल्प मात्र ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और अमीर उमराव ने, यानी कि उस दौर में जो अमीर लोग थे, राजा लोग थे, बादशाह थे, सुल्तान थे या सामंत थे, उन लोगों ने इस दौर में अपनी विलासिता के साधन इतने उत्पन्न कर लिए थे कि उन्हें उनके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। इस काल में डॉक्टर नगेंद्र की लिखी हुई ये बात पूरी तरह सही है। कि चलिए अगली बात आप लोगों से करते हैं कि इस काल में सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है। इस काल के 3 कवि केशव भूषण और बिहारी, केशव भूषण और बिहारी जो हैं इस काल के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिएगा कि जो केशव हैं वो इस काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। केशव का जो कार्य है, केशव का जो कृतित्व है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। केशव जो लिखेंगे वो श्रृंगार भी लिखेंगे, केशव जो हैं काव्य लक्षण ग्रंथ भी लिखेंगे। केशव संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो वो रीति को ऐसी वैसी जगह से उठाकर नहीं लाए हैं, संस्कृत से लाए हैं। तो संस्कृत के विद्वान होने के नाते उनकी जो विद्वत्ता है उनके काव्य में दिखाई देती है। आप कवि प्रिया पढ़ेंगे, रसिक प्रिया पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत देखेंगे कि उनके काव्य में एक अनुपम छटा है रीति की, बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं कि बिहारी, बिहारी की एक ही रचना इस दौर में मिलेगी, परंतु वो रचना एक ऐसी रचना है, एक ऐसी रचना है जो आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि बड़ी अनुपम रचना है। उसके मुकाबले की दूसरी रचना हमें देखने को नहीं मिलती और नाम है बिहारी सतसई। फिर कह रहा हूँ कि बिहारी सतसई बड़े कमाल की रचना है। उसको जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि बिहारी सतसई को जब देखते हैं, उनके दोहे देखते हैं, नीति के दोहे, उनके श्रृंगारिक दोहे, उनकी चेतना से प्रबल दोहे, तो बड़ा आनंद मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें भूषण, तो भूषण की जो रचनाएं हैं वो वीर रस की रचनाएं हैं। भूषण की रचनाएं वीर रस की रचनाएं हैं। अधिकांश रचनाओं में वीर रस का प्रयोग भूषण ने किया है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 कवि जो हैं ये अति महत्वपूर्ण है, पेपर की दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी। अगर हम पेपर में पढ़ेंगे तो इन 3 से क्वेश्चन जरूर आता है, और यदि हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, अपनी चेतना के लिए पढ़ते हैं, अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो भी ये तीनों कवि बहुत बढ़िया हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, तो बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनसे बढ़िया कवि कोई नहीं है इस दौर में। अगर आप पढ़ना चाहें तो बिहारी को पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया कवि हैं, बहुत ही शानदार कवि हैं बिहारी सतसई, जिनकी बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीतिकाल के नामकरण की, कि रीतिकाल का नामकरण किस किस व्यक्ति ने किया है
और क्या क्या नाम इसको किसने दिया है। इसमें से एक प्रश्न आपको हर हालत में देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं चूकता है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ प्रश्न पहले करने से कि विषय को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इससे बढ़िया विषय अब नहीं बचा है इसमें कि आपको मैं बता पाऊँ कुछ और। रीतिकाल का सबसे महत्वपूर्ण खंड है ये प्रश्न पूछे जाने का। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आज तक नहीं चूका, क्वेश्चन जरूर आता है, हर हालत में आता है। रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, रीति काव्य, अंधकार काल, रीति श्रृंगार काल, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, पता नहीं किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। अनेक नामों से रीति को जाना जाता है। तो हम जो पेपर में आते हैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे कि रीति को किन किन नामों से जाना जाता है। रीति को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, रीति श्रृंगार काल, रीति काव्य और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, रीति काव्य, अंधकार काल आदि नामों से जाना जाता है। अब रीति को अलंकृत काल किसने कहा है? रीति को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रीति को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु मैंने आपको बताए थे कौन कौन है, मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहला है श्याम, दूसरा शुक, तीसरा गणेश। ये श्याम बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन भाई हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखी थी और उन्होंने ही रीति को अलंकृत काल कहा है। रीति काल का नाम क्या रखा है उन्होंने? अलंकृत काल। चलिए अगली बात करते हैं कि श्रृंगार काल किसने कहा है। श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिन्होंने रीति के को तीन भागों में बांटा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात हम कर रहे हैं। रीति को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। कला काल किसने कहा है? रीति को कला काल, रीति को कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ये तीन नाम जो प्रारंभ में मैंने बताए हैं, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल, इन तीन को ही बार बार पलट कर पूछा गया है। कला काल या श्रृंगार काल या अलंकृत काल किसे कहा जाता है? तो तीनों ही उत्तर रीति काल हैं, परंतु किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। याद रखिएगा, जरूर आता है इन तीनों में से कोई ना कोई। अगला है रीति श्रृंगार काल। रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति को रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है। भागीरथ मिश्र। रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीति काल को रीति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि रीति काल के नाम को किसने मान्यता दी? तो रीति काल के रीति काल नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आप लोगों के सामने रखा और यही नाम सर्वमान्य हो गया। रीति काल के इसी नाम को सर्वमान्य रूप से स्वीकृति मिली है। सभी ने रीति काल के इस नाम को मान लिया है कि रीति काल का जो नाम है रीति काल, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अब बात करते हैं शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम किसने दिया रीति काव्य को? रीति काव्य को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीति काव्य को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा कहा है। और रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने माना है। तो ये नाम थे आपके सामने। रीति काल के नामकरण को लेकर जो प्रश्न था वो अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि रीति काल को रीति काल किसने कहा, रीति काव्य किसने कहा, कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और रीति श्रृंगार काल किसने कहा है। ये कुछ नामकरण के को लेकर निर्धारित किए गए प्रश्न हैं जो आपके सामने थे। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आज के विषय में
रीतिकाल को लेकर यही बातें थी। अगली कक्षा तक के लिए नमस्कार।